हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। मेरा नाम है ध्रुव और आप देख रहे हैं द लर्नर्स कम्युनिटी। आज की वीडियो में हम बात करेंगे DU SOL के फर्स्ट सेमेस्टर के हिस्ट्री सब्जेक्ट के बारे में, जो कि है काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंस आपके लिए। बुक का नाम है भारत का इतिहास प्रारंभिक काल से 300 सेंचुरी तक, हिस्ट्री ऑफ इंडिया फ्रॉम द अर्लीस्ट टाइम अप टू 300 सेंचुरी। आज की वीडियो में हम यूनिट 2 को कवर करेंगे। यूनिट 2 को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पार्ट 1 ऑलरेडी हमारे चैनल पर अपलोडेड है, आप जाके सबसे पहले उसे देखिए, जिसमें हमने पार्ट 1 में जितने भी टॉपिक्स होते हैं वो हमने कवर अप करे हैं। आज की वीडियो में हम पार्ट 2 को देखेंगे और देखेंगे क्या क्या इंपॉर्टेंस है, कौन कौन से टॉपिक्स आपके बुक में कवर अप कराए गए हैं। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ते हैं, और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पूरा देखें, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है आपके लिए। यूनिट 2 का नाम है प्रागैतिहासिक संस्कृतियों का सर्वेक्षण, पूरा पाषाण, मध्य पाषाण, नव पाषाण। ठीक है। तो जो यूनिट 2 है उसमें हमें ऐसी संस्कृतियों के बारे में पता करना है, सर्वेक्षण करना है, जो संस्कृतियां इतिहास में अपना एक प्रकार से कहें कि प्रगति करी थी। ठीक है, जिन संस्कृतियों ने इतिहास में प्रगति करी थी उनके सर्वेक्षण के बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे। ठीक है, पूरा पाषाण के बारे में हम काफी कुछ कवर अप कर चुके हैं। यूनिट टू के पार्ट 1 में हम कवर अप कर चुके हैं पूरा पाषाण। आज की वीडियो में हम मध्य पाषाण और नव पाषाण के बारे में देखेंगे। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस है, बिकॉज इन तीन टॉपिक से एक या फिर दो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके बनते हैं। ठीक है, तो इन दो, ये जो तीन टॉपिक्स है इनको आप अच्छे से कवर अप करिए। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। हमारा जो यूनिट 2 का हम कहें कि पार्ट 2 जो है वो यहाँ से शुरू होता है। पहला है हमारा मध्य पाषाण काल। परिचय की बात करें तो मध्य पाषाण काल पूरा पाषाण काल और नव पाषाण काल के बीच का समय है। ठीक है, मतलब पहले आएगा पूरा पाषाण, फिर आएगा मध्य पाषाण और फिर आएगा नव पाषाण काल। ठीक है, तो ये आपको टाइमलाइन याद रखनी है क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। फिर ये मतलब ये जो समय काल की है वो बात करें तो वो 12,000 ईसा पूर्व से 8,000 ईसा पूर्व तक फैला हुआ है। ठीक है, मध्य पाषाण 12,000 ईसा पूर्व से लेकर 8,000 ईसा पूर्व का जो समय था उसके बीच में फैला हुआ है। ये काल सांस्कृतिक और तकनीकी परिवर्तन का समय था। ठीक है, मतलब ये जो मध्य पाषाण का जो काल है इसमें संस्कृति में भी परिवर्तन आया और जो तकनीक थी उसमें भी परिवर्तन आया। जब मानव समाज ने शिकार और संग्राहक जीवन शैली से कृषि और स्थायी जीवन की ओर कदम रखा। अभी तक लोग किस प्रकार का जीवन जी रहे थे कि वो एक प्रकार से तो अ, शिकार करके अपना जीवन जी रहे थे। ठीक है, और अस्थायी जीवन जी रहे थे, मतलब कि वो एक स्थान पर पहले शिकार करते थे। ठीक है, जब वहां के शिकार खत्म हो जाते तो वो अन्य स्थान पर चले जाते थे, वहां पे कुछ समय के लिए बसते थे और वहां का शिकार करके अपना जीवन यापन करते थे। परंतु अब क्या हुआ, जब हम मध्य पाषाण में आए तो यहाँ पे लोगों ने एक तो सांस्कृतिक और तकनीकी परिवर्तन लाया। किस प्रकार की, लोग कृषि करते थे। ठीक है, एक ही जगह पे रहते थे। ठीक है, और शिकार तो खैर उनका एक आप कहें कि बेसिक चीज थी, परंतु एक जगह पे रहना मतलब स्थायी जीवन, और कृषि करके रहना मतलब कृषि करना भी उन्होंने सीख लिया था। फिर मध्य पाषाण कालीन स्थल और औजारों की बात करें तो स्थल, मध्य पाषाण काल के जो स्थल की बात करें वो आता है पहला भीमबेटका। ये कहाँ पे है, मध्य प्रदेश में। इसका महत्व क्या है इस जगह का, यहाँ की गुफाओं में अनेक चित्र और उत्कीर्ण मिले हैं। ठीक है, मतलब चित्र मिले हैं और उनको उत्कीर्ण किया गया था किसमें, दीवारों पर, गुफाओं की छतों पर। ठीक है, जो इस काल के मानव जीवन और संस्कृति के बारे में जानकारी देते हैं। चित्र में शिकार, नृत्य, जीवन, दैनिक जीवन के दृश्य मिलते हैं। अगर आप इनके बारे में सर्च आउट करेंगे, भीमबेटका की जो गुफाएं हैं उनके चित्र देखेंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि दीवारों पर जो चित्र बने हैं उनमें एक तो शिकार देखने को मिलता है कि किस प्रकार शिकार किया जाता था। ठीक है, नृत्य है, डांस के बारे में कुछ चित्र बने हुए हैं उनका, और दैनिक जीवन की जो व्यवस्था थी वो किस प्रकार की थी, इनके बारे में आपको वो चित्र देखने को मिलेंगे। मतलब वो जो गुफाएं हैं वो उनके दैनिक जीवन के बारे में भी हमें अच्छी खासी जानकारी देती है। फिर आता है आदमगढ़। स्थान का है नर्मदा घाटी के पास। फिर बात करें इसके महत्व की तो यह मध्य पाषाण कालीन उपकरण और अवशेष मिले हैं। यहाँ पे क्या मिले हैं, मध्य पाषाण काल से रिलेटेड उपकरण मिले हैं और लोगों के या फिर चीजों के अवशेष मिले हैं। गुफा में शिकार के दृश्य और सामुदायिक गतिविधियों के चित्र और सामाजिक जीवन की जानकारी देते हैं। ठीक है, ऐसे चित्र मिले हैं जो कि ये बताते हैं कि लोग एक मतलब मध्य पाषाण काल के समय कैसे रहते थे, उनका सामाजिक जीवन किस प्रकार का था, वो समुदाय में किस प्रकार रहते थे। इस प्रकार के चित्र देखने को मिले हैं जो कि इन चीजों को क्या करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं। फिर आता है लोह
लेह और लद्दाख। इस जगह का क्या महत्व है? यह मध्य पाषाण कालीन अवशेष मिले हैं, यहाँ पे भी अवशेष मिले हैं। इन स्थलों पर पाई गई संरचनाएं इस बात का प्रमाण है कि इस काल में लोग स्थायी निवास बनने लगे थे और कृषि के प्रारंभिक अवस्था में थे। ठीक है, जो लेह लद्दाख में जो चीजें मिली हैं, अवशेष मिले हैं, उनसे ये पता चलता है कि एक तो लोग टेम्परेरी नहीं, परमानेंट रह रहे थे। ठीक है, मतलब लोगों ने एक ही स्थान पर अपना परमानेंट जीवन रहना शुरू कर दिया था। ठीक है, स्थायी जीवन जी रहे थे, निवासी थे। उसके बाद वो अपनी कृषि के प्रारंभिक अवस्था में थे, मतलब उन्होंने कृषि के सेक्टर में बहुत ज्यादा हाइप पाई नहीं थी, परंतु वो कृषि के सेक्टर में नई नई चीजें सीख रहे थे और आगे बढ़ रहे थे। ठीक है, तो लेह लद्दाख में जो अवशेष मिले हैं उनसे ये चीजें कवर अप होती है। फिर हम औजारों की बात करें कि वो किस प्रकार के औजार यूज करते थे, तो पहले आते हैं माइक्रोलिथ। विशेषता क्या है कि छोटे और पतले पत्थर के टुकड़े होते थे जिन्हें तीर और भाले के अग्रभाग के रूप में उपयोग किया जाता। ठीक है, मतलब ऐसे पत्थर जो कि पतले हैं, छोटे हैं और शार्प है, मतलब कि नुकीलेदार हो गए, या फिर उनका जो सरफेस है वो पैना है। तो इस प्रकार के पत्थरों को कहाँ पे यूज किया जाता था? किसी भाले के आगे मुंह पर। ठीक है, जैसे आपने अगर भाले देखे हो तो उसका आगे का जो हिस्सा होता है वो काफी पैना होता है। ठीक है, अगर ये भाला है तो इसका जो आगे का हिस्सा है वो नुकीला होगा, मोटा होगा। ठीक है, जिससे कि जानवर को हानि पहुंचे। तो ऐसे पत्थर जो कि नुकीले होते थे, पतले होते थे, छोटे होते थे, उन्हें भाले के आगे लगा दिया जाता था। ये औजार छोटे और हल्के होते थे जिससे इन्हें आसानी से ले जाया जा सकता था। मतलब ऐसे औजार होते थे कि ये तो छोटे होते थे। ठीक है, भाला क्या होगा, उसके आगे पत्थर लगा दिया, वो भाला तैयार हो गया। बट वो छोटे होते थे, हल्के होते थे, तो उन्हें एक जगह से दूसरे जगह स्थान पर ले जाना लाना क्या था, ईजी था, जो कि लोगों के लिए काफी ज्यादा अच्छा भी था। ठीक है, फिर आते हैं फ्लेक्स और ब्लेड्स। ठीक है, फ्लेक्स और ब्लेड्स आते हैं। फ्लेक्स पत्थर को तोड़कर बनाए जाते थे, जबकि ब्लेड्स पत्थर के पतले और लंबे टुकड़े होते थे। इनका उपयोग मुख्य रूप से शिकार, खाल निकालने और दैनिक कार्यों में किया जाता था। ठीक है, फ्लेक्स को पत्थर को तोड़कर बनाया जाता था, मतलब फ्लेक्स कब बनता था? पत्थर को तोड़कर। और जो ब्लेड्स होते थे वो पतले पत्थर होते थे, जो कि मैंने जैसे कि आपको बताया, जिनका सरफेस, जैसे आपने ब्लेड देखी होगी, ब्लेड का बीच का हिस्सा तो न्यूनतम होता है, समतल होता है, परंतु जब आप कोने में जाते हैं साइड में, ठीक है, तो वहां पे आपको देखने को मिलेगा धारदार चीज। ठीक है, तो ब्लेड्स और फ्लैक्स इस तरह, जो ब्लेड्स हैं वो पतले पत्थर होते थे, लंबे होते थे, और इनका उपयोग मेनली शिकार करने में, जानवर की खाल निकालने में और अन्य दैनिक जो कार्य होते थे उनमें किया जाता था। ठीक है, ताकि जिससे कि जो लोग हैं उनका काम इजी हो सके, इसीलिए इस प्रकार के औजारों का निर्माण किया जा रहा था। फिर आगे बढ़े, हड्डी और हाथी दांत के औजार भी मिले। इसकी क्या विशेषता है? हड्डी और हाथी दांत से भी बनाए जाते थे औजार। ठीक है, जिनका उपयोग मछली पकड़ने, चमड़े के काम और अन्य घरेलू कार्यों में होता था। ठीक है, मछली पकड़ने के लिए हाथी दांत या फिर हड्डी के द्वारा बनाए गए अवशेषों का यूज किया जाता था, ताकि उससे मछली पकड़ा जा सके इजिली। ठीक है, चमड़े का अगर कोई काम है तो चमड़े के काम में वो जो औजार है वो काम आए। ठीक है, और घरेलू काम में भी यूज आते थे। ये औजार मानव के नवचारी सोच और पर्यावरण का उपयोग को दर्शाते हैं। ठीक है, ये जो औजार थे ये मानव की, आप कहें कि नए प्रकार की सोच के, मतलब मानव अपना कहीं ना कहीं विकास कर रहा है। अभी तक मानव किसका, पत्थरों का ही इस्तेमाल करके औजार बनाता था, परंतु अब उसने हड्डी और हाथी दांत का भी औजार बनाना शुरू कर दिया था। तो क्या था कि ये औजार मानव के नवचारी सोच और पर्यावरण का उपयोग को दर्शाते थे। सामाजिक और आर्थिक जीवन की अगर हम बात करें तो शिकार और संग्राहक जीवन शैली। शिकार के बारे में, हम सामाजिक जीवन और आर्थिक जीवन की बात कर रहे हैं, तो पहले हम शिकार और संग्राहक जीवन शैली की बात करेंगे। तो इसमें क्या था, पहले शिकार की बात करते हैं। मुख्य रूप से शिकार पर निर्भर थे, जिसमें छोटे और बड़े जानवरों का शिकार किया जाता था। ठीक है, छोटे जानवरों का शिकार भी किया जाता था, बड़े जानवरों का शिकार किया जाता था। छोटे जानवरों का शिकार एक या दो व्यक्ति आराम से कर लेते थे, परंतु जब जानवर बड़ा होता था तो जो समुदाय के लोग होते थे वो मिलकर उसका शिकार करते थे। संग्रहण की बात करें, मतलब एक जगह स्टोर करना, तो फल, जड़ें, अन्य पौधों का संग्रहण करते थे, जिससे विटामिन और अन्य पोषक तत्व भी प्राप्त होते थे। ठीक है, मतलब ऐसा नहीं है कि लोगों को उन चीजों के बारे में बहुत कुछ पता था, परंतु उन्हें संग्रहण के बारे में पता था, तो वो क्या करते थे, फल हो गया, जड़ें हो गई, ठीक है, कोई अन्य पौधे हो गए जो कि उनके दैनिक जीवन में काम आने वाले हैं, तो उन पौधों को वो सब के सब लोग मिलकर इकट्ठा करते थे और साथ में रहकर अपना जीवन व्यतीत करते थे। कृषि के क्षेत्र की बात करें तो प्रारंभिक कृषि, ठीक है, कृषि की शुरुआत, प्रारंभिक कृषि की शुरुआत हुई थी इसी समय के दौरान। ठीक है, जिसमें जंगली अनाज और अन्य पौधों की खेती की जाती थी। जो कृषि की शुरुआत थी वो इस समय के दौरान हुई थी, जो जिसमें क्या, जंगली अनाज को उगाया जाता था, अन्य पौधों
की खेती की जाती थी, जिनका प्रयोग दैनिक जीवन में होता था। फिर पशुपालन की बात करें तो गाय, भेड़, बकरी, अन्य पशुओं का पालन करते थे, जिससे उनकी जैविक विविधता आई थी। ठीक है, जिससे उनमें जैविक विविधता भी आई थी। मतलब जानवर जो हो गए, पालतू जानवर हो गए, मेनली उनका पाला जाता था, उनका यूज किया जाता था। ठीक है, आगे बढ़े कला और संस्कृति के क्षेत्र में, तो गुफाओं पे चित्रकला देखने को मिल जाती है। गुफाओं की दीवारों पर जानवर, मानव आकृति, जानवरों की मानव आकृतियों और दैनिक जीवन के दृश्य को चित्रित किया गया है। ठीक है, अगर आप गुफाओं में देखेंगे तो आपको देखने को मिलेगा जानवर के बारे में, शिकार करते हुए जानवर बनाए गए हैं। ठीक है, मानव को बनाया गया है, साथ के साथ कई सारी और आकृतियां बनाई गई हैं जो कि ये बताती हैं कि मध्य पाषाण काल के दौरान जो जीवन था वो किस प्रकार का था। ये चित्र उनके धार्मिक और सांस्कृतिक जीवन के बारे में जानकारी देते हैं। ठीक है, ऐसे भी चित्र देखने को मिले हैं जो कि ये बताते हैं कि लोग किस प्रकार के धर्म को अपनाते थे, किस प्रकार का सामाजिक जो सांस्कृतिक जीवन है वो जीते थे। धार्मिक गतिविधियों की अगर हम बात करें तो विकास, धार्मिक अनुष्ठानों का आयोजन करते थे। ठीक है, मतलब ये जो लोग थे इस समय के दौरान धार्मिक अनुष्ठानों का आयोजन काफी अच्छे खासे होने लगा। इससे पहले पूरा पाषाण में भी होता था। क्या होता था, पूरे पाषाण में अपने पूर्वजों के लिए पूजा की जाती थी। ठीक है, इस प्रकार के हवन किए जाते थे। तो अब इस समय में भी धार्मिक अनुष्ठान का आयोजन किया जाता था और प्राकृतिक तत्वों की पूजा, प्रकृति के जो तत्व हैं जिनका यूज किया जाता है, ठीक है, दैनिक जीवन में उनका पूजा किया जाता था। ठीक है, उनके धार्मिक मान्यताओं और सामाजिक संरचनाओं को दर्शाता है। ये जो चीज है ये उन लोगों की धार्मिक मानवता, मतलब धार्मिक मान्यता है कि भाई किसी व्यक्ति की क्या मान्यता है धर्म के अंतर्गत, उन चीजों को दर्शाता है। ठीक है, आगे देखिए हम जीवन शैली के बारे में कुछ और चीजें बताई गई हैं कि शिकारी संग्रहक जीवन शैली। ठीक है, शिकार के लिए तीर धनुष, भाले और माइक्रोलॉथ जैसे औजारों का उपयोग किया जाता था। ठीक है, ये जो टॉपिक्स थे ना, ये डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स, जैसे आपको यही सेम चीजें ऊपर भी देखने को मिल जाएंगी, क्योंकि काफी सारे टॉपिक्स में जो चीजें होती हैं वो सेम ही बताई गई हैं। ऐसा नहीं है कि हर टॉपिक में चीज एकदम न्यू बताई गई है, तो सेम ही चीजें बताई गई है। ठीक है, तो हम यहाँ पे जीवन शैली की अगर हम बात कर रहे हैं तो वो लोग मेनली दो चीजों पर निर्भर थे। एक तो शिकार करना, शिकार करने में क्या क्या यूज होता था, तीर धनुष, ठीक है, धनुष बाण हो गया, ठीक है, भाले यूज हो गए, माइक्रोलिथ जो होते थे, इस प्रकार के औजारों का उपयोग करके क्या किया जाता था, शिकार किया जाता था। फिर संग्रहण की अगर हम बात करें, क्योंकि वो लोग चीजों को स्टोर करते थे, तो फल, जड़ें, अन्य पौधे जो कि दैनिक जीवन में यूज होते थे उनको इकट्ठा किया जाता था। ठीक है, प्रारंभिक कृषि में भी सेम वही चीज है कि जंगली जो अनाज है उसको उगाया जाता था, और ऐसे पौधे जो कि दैनिक जीवन में यूज किए जाते हैं। ठीक है, खाने में हो गया, उनके आप कहें कि मलहम पट्टी में ऐसी चीजें होगी जो कि यूज की जाती थी। तो इस प्रकार की चीजों को उगाया जाता था। मतलब लोग अब समझ चुके थे कि अब एक चीज को ढूंढने से फायदा नहीं है, हम उसको उगा सकते हैं। इस प्रकार की चीजें लोग अब समझ चुके थे। ठीक है, फिर पशुपालन की बात करें तो गाय, भेड़, बकरी, अन्य पशुओं का पालन किया जाता था। स्थायी निवास की बात करें तो स्थायी निवास जैसे मिट्टी, पत्थर और लकड़ी से बने घर। ठीक है, आवास, अभी हम स्थायी निवास की बात करें तो आवास मतलब कहाँ रहते थे, तो जो घर बनाए जाते थे वो किसके बनते थे, मट्टी के, पत्थर के और लकड़ी से बने घर में रहते थे। ग्राम्य जीवन मतलब गांव का जीवन किस प्रकार का था, ग्राम में, तो सामुदायिक गतिविधियों में भाग लेते थे और सांस्कृतिक और धार्मिक अनुष्ठानों का आयोजन करते थे। ठीक है, समुदाय में जितनी भी गतिविधियां होती हैं उन गतिविधियों में लोग मिलकर भाग लेते थे। ऐसा नहीं है कि हो गया कि किसी व्यक्ति ने करा तो करा, अदरवाइज बाकी सब उसके साथ मिलके नहीं रह रहे हैं या फिर सब अलग अलग है, ऐसा कुछ भी नहीं था। ठीक है, सामुदायिक गतिविधियों में सब लोग मिलकर भाग लेते थे। सांस्कृतिक जीवन हो गया, या फिर अगर कोई धार्मिक अनुष्ठान भी करवा रहा है या हो रहा है तो उन सब में भी सब लोग मिलकर क्या करते थे, आयोजित करते थे और मिलके उसमें भाग लेते थे। सामाजिक जीवन की बात करें तो सामूहिक जीवन के बारे में कुछ चीजें बताई गई हैं, जैसे छोटे छोटे समूहों में रहते थे और सामूहिक गतिविधियों में भाग लेते थे। सामाजिक बंधनों के मजबूत किया और शिकार, संग्रहण और कृषि में सहयोग किया। ठीक है, अब क्या होता था, छोटे छोटे समूह में रहा करते थे, मिलकर सारे काम किया करते थे। सामाजिक बंधन का हो गया, मतलब ऐसा नहीं है कि उनके बीच में छोड़कर जाने की भावना जो होती है कि हम अलग रह सकते हैं, हम अलग अपना जीवन यापन कर सकते हैं, इस प्रकार की भावनाएं नहीं थी। ठीक है, वो लोग मिलकर साथ रहकर मजबूती से रहना चाहते थे, इसीलिए वो शिकार भी मिलकर साथ में करते थे, चीजों को साथ में इकट्ठा करते थे और कृषि भी अलग साथ में करते थे। ठीक है, विनिमय प्रणाली की बात करें, मतलब विनिमय, लेन देन, तो विकास अपने अतिरिक्त उत्पादों का विनिमय करते थे जिससे आर्थिक संबंध मजबूत हुए। ठीक है, मतलब ऐसी चीजें जो कि किसी व्यक्ति ने या फिर किसी समुदाय ने अगर कोई चीज ज्यादा उगा ली तो दूसरे समुदाय के साथ उस चीज का क्या किया जाता था, लेन देन कर लिया जाता था, जिससे कि उनके बीच में आर्थिक संबंध भी बहुत ज्यादा होते थे। हो सकता है कि उस समय मुद्रा या जो सिक्का है उसका कोई अस्तित्व ना हो, परंतु एक चीज देकर दूसरी चीज लेने का जो था वो व्यवस्था शुरुआत से ही चली आ रही है। तो क्या होता था कि
किसी समुदाय ने कुछ ज्यादा उगा लिया फल फ्रूट, तो उसको अन्य समुदाय को देकर अन्य समुदाय से कोई चीज ले ली जो कि इनके यहाँ कम होती थी। ठीक है। अगला टॉपिक है मध्य पाषाण कालीन संस्कृति। ठीक है, मतलब मध्य पाषाण काल में जो संस्कृति थी उसके बारे में बेसिक चीजें जो है वो हम बात करेंगे। ठीक है, पहला आता है तकनीकी नवाचार। औजारों की बात की गई है, कृषि और पशुपालन की बात की गई है। ठीक है, माइक्रोलिथ हो गए, फ्लैक्स ब्लेड्स या हड्डी और हाथी के दांत का जो औजार है उनका प्रयोग किया जाता था, ताकि उनका जीवन जो है वो थोड़ा आसान हो सके। किस प्रकार आसान हो सकेगा? शिकार करने में, दैनिक जीवन में यूज होने वाले हथियार। ठीक है, बात करें कृषि और पशुपालन के लिए, तो प्रारंभिक कृषि का मतलब कृषि की शुरुआत ही करी थी एकदम, मतलब लोग एकदम प्रारंभिक अवस्था में, तो कोई उन्होंने कृषि के बारे में अच्छी खासी जानकारी नहीं थी। दूसरा, फिर पशुपालन की शुरुआत हो चुकी थी। दूसरा आता है पॉइंट सामाजिक संरचना की, तो छोटे समूह हुआ करते थे, मतलब ठीक है, छोटे छोटे समूह में रहते थे और सामूहिक गतिविधि में भाग लेते थे। ग्राम जीवन था, स्थायी निवास के कारण ग्राम्य जीवन की शुरुआत हुई थी। ग्राम्य जीवन की शुरुआत किस प्रकार हुई? अब देखिए कि अगर व्यक्ति एक स्थान पर थोड़े समय तक रहता है और उसके बाद वहां से कहीं और चला जाता है, तो क्या होगा कि वहां पे जिस स्थान पे लोग रह रहे थे वहां पे कभी कोई व्यक्ति बस नहीं पाएगा। ठीक है, तो बसेगा किस प्रकार? जब वो स्थायी निवास करेगा उस क्षेत्र में। तो जब लोग एक जगह पे स्थायी निवास करने लगे, तो अलग अलग लोग जो कि उस निवास स्थान पे आके रहने लगे, तो क्या हुआ? वो एक ग्राम गांव सा बनता चला गया। तो ग्राम्य जीवन की शुरुआत हुई थी। फिर आता है धार्मिक और सांस्कृतिक जीवन के बारे में। धार्मिक अनुष्ठान होने लगे थे और कला और चित्रकला के बारे में। ठीक है, धार्मिक अनुष्ठान किस प्रकार? प्राकृतिक तत्वों की पूजा करते थे और धार्मिक अनुष्ठानों का आयोजन करते थे। ठीक है, प्रकृति के जो तत्व जो कि उस समय के लोगों के यूज में थे, दैनिक जीवन के यूज में हो गए, किसी अन्य काम के यूज में हो गए, ऐसे तत्वों की पूजा की जाती थी और दो धर्म से रिलेटेड जो अनुष्ठान थे उनका आयोजन किया जाता था। ठीक है, और सारे के सारे लोग मिलकर वो अनुष्ठान में भाग लेते थे, अनुष्ठान को करवाते थे। कला और चित्रकला की बात करें तो गुफा चित्रकला और उनके धार्मिक और सांस्कृतिक मान्यताओं को दर्शाता था। ठीक है, काफी बार ऐसा हुआ है कि गुफाओं में ऐसी चीजें देखने को मिली है, चित्र देखने को मिले हैं, जो कि बताते हैं कि उस समय के लोग किस प्रकार के धर्म को अपनाते थे, किस चीज की पूजा पाठ करते थे। ठीक है, आगे बढ़े। धार्मिक जीवन के बारे में कुछ बताया गया है कि शिकार संग्राहक जीवन शैली। ठीक है, शिकार करते थे और विनिमय प्रणाली थी, मतलब जब भी कोई चीज ज्यादा हो जाती थी तो उसको किसी अन्य समुदाय या फिर समूह के साथ विनिमय करके उसके बदले कोई और अन्य चीज ले लिया करते थे। ठीक है, अब हमारा मध्य पाषाण कालीन खत्म हो चुका है, अब आता है हमारा नव पाषाण कालीन। नव पाषाण काल मानव इतिहास का एक महत्वपूर्ण चरण है, जिसे नव पाषाण क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। यह काल कृषि और स्थायी निवास की शुरुआत से जुड़ा है। नव पाषाण काल में मानव ने खेती, पशुपालन और स्थायी आवास की ओर कदम बढ़ाए, जिससे समाज की संरचनाएं और जीवन शैली में महत्वपूर्ण परिवर्तन आए थे। ठीक है, देखिए स्थायी निवास, खेती करना, पशुपालन करना, ये तीन चीजें मध्य पाषाण काल में शुरू हो चुकी थी, परंतु नव पाषाण काल में ये चीजें आगे बढ़ी। कृषि के क्षेत्र में लोगों ने नई नई चीजें जानी कि और किस प्रकार की चीजें उगाई जा सकती है जो कि उनके बहुत ज्यादा यूजफुल रहेंगी। ठीक है, तो ये सारा काम किस में हुआ? नवपाषाण काल में। नवपाषाण काल को इस प्रकार से माना जाता है कि वो एक समय था जब लोगों ने नई नई चीजों की तरफ कदम बढ़ाना शुरू किया और ज्यादा से ज्यादा चीजों को सीखना शुरू किया था। ठीक है, तो क्रांति के तौर पर भी इसे कहा जा सकता है। कृषि की शुरुआत की बात करें तो खेती में नवपाषाण काल की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता खेती की शुरुआत है। इस काल में मानव जीवन ने जो जंगली पौधे की खेती शुरू की और उन्हें नियंत्रित वातावरण में उगाया। अब तक देखिए, अब इससे पहले में लोगों को खेती के बारे में इतना पता नहीं था, तो वो क्या करते थे कि उगा लेते थे, परंतु सीजन के अकॉर्डिंग कोई इश्यू आ गया खेती में, ठीक है, पौधे उग नहीं पाए तो दिक्कत होती थी। परंतु अब क्या हुआ कि अब लोगों ने समझ लिया कि किस वातावरण में, किस इन्वायरमेंट में खेती करनी है, कब खेती करनी है और किस प्रकार के पौधे उगाने हैं। मुख्यतः देखिए, अभी तक हम जंगली पौधे ही उगा रहे थे मध्य पाषाण काल में, परंतु अब नव पाषाण काल में कुछ चीजें और उगाई जाने लगी, जैसे गेहूं, जौ, चावल जैसे अनाज की खेती की गई। इसके अलावा दालें, तिलहन की भी खेती की जाने लगी। अभी तक हम जंगली पौधे ही उगा रहे थे, परंतु अब हम और भी प्रकार की चीजें उगाने लग चुके थे। खेती ने मानव को स्थायी निवास की सुविधा दी और खाद्य सुरक्षा निश्चित की। खेती ने क्या करा? मानव को स्थायी निवास की सुरक्षा दी, मतलब एक ही स्थान पर रहकर अगर मानव खेती कर रहा है, वो अपना जीवन यापन कर रहा है, तो वो एक ही स्थान पर रहकर लंबे टाइम तक चल सकता है। ठीक है, तो खेती ने क्या करा? अब इससे पहले क्या होता था कि लोग क्यों नहीं रहते थे स्थायी निवास में? क्योंकि जब शिकार पे सीमित थे तो शिकार खत्म हो गए उस क्षेत्र के, उन लोगों को वहां से छोड़कर अन्य जगह पे जाना पड़ रहा था। परंतु जब वो खेती सीख गए, तो अगर शिकार की कमी हो भी गई तो भी वो खेती के दम पर अपना जीवन यापन कर सकते हैं। ठीक है, और खाद्य सुरक्षा, मतलब खाने के लिए उनको कुछ ना कुछ मिलेगा, इस चीज की सुरक्षा उन्हें थी।
फिर आते हैं सिंचाई और जल प्रबंधन के बारे में। तो नवपाषाण काल में सिंचाई और जल प्रबंधन की तकनीकों का विकास हुआ, ठीक है। नवपाषाण का जो काल था उसमें सिंचाई के बारे में और ज्यादा टेक्निकली हम कहें कि नई नई चीजों का प्रयोग किया जाने लगा, ठीक है। जल का प्रबंधन, जल प्रबंधन मतलब जल को इकट्ठा करना, उसका सही प्रकार से यूज करना, इस चीज की तकनीक का भी विकास किया गया था। मानव ने नदियों और झीलों के पानी का उपयोग कृषि के लिए शुरू कर किया। मानव ने क्या करा, नदी या फिर झीलों में जो पानी था उस पानी का प्रयोग करके कृषि करने लगे थे। तो उस पानी का किस प्रकार सही प्रयोग किया जाएगा, ये भी नवपाषाण काल के अंतर्गत ही सीखा गया। सिंचाई तकनीकों ने खेत की उत्पादकता और वृद्धि की और फसल उत्पादन को स्थिर और सुरक्षित बनाया। अब क्या हुआ कि सिंचाई की नई नई तकनीकें आने लगी थी उस समय तक नवपाषाण काल के अंतर्गत, तो कृषि भी अच्छी होने लगी, पौधे भी अच्छे उगने लगे, ठीक है। और फसल का जो उत्पादकता है वो भी अच्छे स्तर पर होने लगी थी। पशुपालन पालन की बात करें तो पशुधन, नवपाषाण काल में पशुपालन की शुरुआत हुई। ये शुरुआत हो चुकी थी मध्य पाषाण काल के अंतर्गत ही, ठीक है। परंतु नवपाषाण काल में हम कहें कि और ज्यादा जानवरों को, जो अलग अलग ब्रीड के जानवर हो गए, अलग अलग प्रकार के जानवर हो गए, इनको भी पाला जाने लगा था। जैसे कि मानव ने गाय, बकरी, भेड़ और सुअर जैसे जानवरों का पालना शुरू किया था। पशुपालन में दूध, मांस, ऊन जैसे उत्पाद की उपलब्धता बढ़ाई, जो मानव की जैविक में विविधता आई। अब क्या हुआ कि अभी तक मानव सिर्फ पाल रहा था तो मेनली उनका कहीं और भी प्रयोग किया जा सकता था जैसे मांस के लिए, परंतु अब क्या हुआ, दूध, मांस और ऊन के लिए इन जानवरों को पाला जाने लगा, ठीक है। गाय के द्वारा दूध मिल जाता है, ठीक है। भेड़ों के द्वारा हम कहें कि ऊन मिल जाता है, मांस भी मिल जाता है, ठीक है। अलग अलग जानवर को अलग अलग अपने आप कहें कि उसकी आवश्यकता के अनुसार उस जानवर को पाला जा रहा था। तो अब क्या हुआ कि जैसे जो जानवर हैं उनसे मिली जो चीजें हैं, उत्पादकता की उपलब्धता बढ़ाई गई और मानव की जीविका में विविधता आई। अब ऊन मिलने लगा तो मानव ने ऊन का प्रयोग करना शुरू किया, दूध मिलने लगा तो दूध का प्रयोग करना शुरू किया। तो जानवरों का उपयोग, पशुपालन के साथ जानवरों का उपयोग कृषि कार्य में भी किया जाता था, ठीक है। जैसे बैल हो गए, बैल का उपयोग हल चलाने में किया जाता था, जिससे खेती में उत्पादकता में वृद्धि हुई। इसके अलावा पशु परिवहन और अन्य घरेलू कार्यों में भी उपयोगी साबित होते हैं। पर इसके अलावा क्या हुआ कि जो जानवर हैं उनका एक स्थान से दूसरे स्थान पर आने जाने के लिए भी यूज किया जाने लगा, और घर के कई सारे काम थे जिनमें जानवरों का प्रयोग था, तो उसके लिए भी जानवरों को यूज किया जाने लगा। फिर स्थायी निवास की अगर हम बात करें तो आवासीय निवास मतलब आवास निर्माण, अभी हम बात कर रहे हैं मतलब एक जगह पे परमानेंट रहने के बारे में। तो उसमें आवास मतलब जो घर बनाए जाते थे उनका निर्माण किस प्रकार का था। नवपाषाण काल में मानव ने स्थायी आवास बनाना शुरू किया। मिट्टी, पत्थर, लकड़ी से बने घरों का निर्माण किया गया था, ठीक है। इससे पहले क्या होता था कि गुफाओं में रह रहे हैं एक समय तक, फिर जब वहां पे जानवर खत्म हो गई तो अन्य स्थान पर चले गए, परंतु जब वो लोग स्थायी रूप से एक स्थान पर रहने लगे तो उन्होंने मिट्टी के, पत्थर के और लकड़ी के घर बनाए, जो कि एक आप कहें कि लंबे समय तक चलने वाले भी घर थे, और एक प्रकार से कहे कि उनके लिए जो स्थायी निवास था वो भी एक अच्छी व्यवस्था थी, ठीक है। स्थायी निवास ने मानव को स्थिरता और सुरक्षा प्रदान की और उन्हें एक स्थान पर लंबे समय तक रहने की सुविधा दी, ठीक है। स्थायी निवास ने मानव की जो स्थिरता है उसको सुरक्षा प्रदान की, साथ में एक ही समय एक ही स्थान पर बहुत लंबे टाइम तक, मतलब एक व्यक्ति एक अपना जीवन शुरू करता है तो उसी स्थान पर अपने जीवन के अंत तक वहां तक रहता था। तो इस प्रकार की चीजें होने लगी थी। अब ग्राम्य जीवन की अगर हम बात करें तो स्थायी निवास के कारण ग्राम्य जीवन का विकास हुआ, ठीक है। अभी मैंने जैसा कि आपको ऊपर भी बताया कि जब एक स्थान पर लोग कुछ समय के लिए रहते हैं और वहां से चले जाते हैं तो कभी भी उस स्थान पर लोग नहीं बसेंगे, परंतु जब लोग स्थायी रूप से उस स्थान पर रह रहे हैं तो क्या करेंगे, लोग अन्य अन्य लोग भी अगर वहां पे आके रहने लगेंगे तो वो सारा का सारा मिलके एक गांव बन जाएगा, ठीक है। वो जगह कभी खाली नहीं होगी, ठीक है। इस प्रकार से आप मान सकते हैं कि अगर एक स्थान पर लोग रह रहे हैं और वहां से चले गए, ठीक है, तो वो जगह खाली हो गई तो वो कभी गांव नहीं बनेगा, परंतु जब एक स्थान पर लोग हमें लंबे समय तक रह रहे हैं तो वो एक गांव बनता चला जाएगा। तो क्या हुआ, ग्राम्य जीवन का विकास हुआ, शुरुआत हुई, लोग छोटे छोटे गांव बसाने लगे और सामुदायिक जीवन की शुरुआत हुई। ग्राम्य जीवन ने सामाजिक संरचना में महत्वपूर्ण परिवर्तन लाए और लोगों के बीच सहयोग और संबंधों को मजबूत किया था। बात करें औजार और तकनीकों के विकास की तो नवीन औजारों की बात करें, नए औजारों की, तो नवपाषाण काल में पत्थर के नए नए और उन्नत औजारों का विकास हुआ था, ठीक है। नवपाषाण काल में क्या हुआ, पत्थर के जो नए और उन्नत औजार हैं उन औजारों का विकास हुआ। पत्थर को घिसकर और पॉलिश करके हथियार और औजार बनाए गए, ठीक है। पत्थर को घिसकर या उन्हें पॉलिश करके, ताकि वो और ज्यादा पैने हो सके, उनका सरफेस जो है वो काफी शार्प हो सके, इस चीज के लिए पत्थर को घिसकर और पॉलिश करके औजार बनाए जाते थे, ठीक है। इन औजारों का उपयोग खेती, शिकार और निर्माण कार्य में किया जाता था, ठीक है, खेती में किया जाता था।
हल के रूप में, शिकार के लिए किया जाता था भाले तीर कमान के रूप में, घर के निर्माण के लिए किया जाता था गड्ढा खोदने, इन सारी चीजों के लिए। ठीक है। फिर बात करें मिट्टी के बर्तनों की, तो इस काल में मिट्टी के बर्तनों का उपयोग शुरू, ये जो काल था नवपाषाण काल, इस काल के दौरान मिट्टी के बर्तनों का उपयोग भी शुरू हो चुका था। मानव ने मिट्टी के बर्तन बनाकर उनमें भोजन और पानी का भंडारण करना शुरू कर दिया था। ठीक है, भोजन को मिट्टी के बर्तनों में रखना, साथ के साथ पानी को मिट्टी के बर्तन में स्टोर करना ताकि हेल्पफुल रहे, इस चीज की शुरुआत हो चुकी थी। मिट्टी के बर्तन ने खाद्य संरक्षण और भंडारण की क्षमता को बढ़ाया और दैनिक जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। मिट्टी के बर्तन ने क्या करा, खाद्य जीवन, खाद्य संरक्षण मतलब खाने को संरक्षण करना, खाने योग्य जो चीजें हैं उनका संरक्षण करना, उनका भंडार, जो आप कहें भरण है, मतलब एक स्थान पर स्टोर करके रखना की जो क्षमता है उसको बढ़ा दिया था, जो कि दैनिक जीवन में महत्वपूर्ण भी थी। सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन, धार्मिक अनुष्ठानों के बारे में हम पहले ही बात कर चुके हैं। ठीक है कि इस काल के दौरान जो धर्म से रिलेटेड अनुष्ठान थे उनका विकास हुआ, लोग प्राकृतिक शक्तियों की पूजा करते थे और पूर्वजों की पूजा करने लगे थे। फिर आता है धार्मिक अनुष्ठान और त्योहार जो है उनका आयोजन सामुदायिक जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया था। मतलब कि नए नए त्योहारों का मतलब नए नए त्योहार मनाए जा रहे थे, उनको आयोजित किया जा रहा था, तो वो समुदाय के जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया था। फिर आता है कला और शिल्प के बारे में, तो इस काल में कला और शिल्प का भी विकास हुआ। गुफाओं की दीवार पर चित्रकारी और मिट्टी के बर्तनों की आकृति का आकलन किया गया। ये जो कला ने धार्मिक सांस्कृतिक मान्यताओं को व्यक्त करने के माध्यम प्रदान किया और सामाजिक संबंधों को मजबूत किया था। ठीक है, तो क्या हुआ कि मेनली आप ये समझ सकते हैं कि पॉइंट वही है, बट हर एक समय काल में वो पॉइंट जो है वो डेवलप होते चले गए। ठीक है, मतलब खेती, हम कहें कि पूरा पाषाण काल में थोड़ी सी कम थी, मध्य पाषाण काल में खेती थोड़ी सी शुरुआती लेवल पे आई, और जो हम कहें नव पाषाण का जो काल है उसमें खेती आगे बढ़ चुकी थी, नए नए चीज जो खाने योग्य चीजें उनका उगाने लग गए थे। तो इस प्रकार की चीजें हैं, तो आपको क्या करना है कि पॉइंट के बेसिक्स को याद रखना है, बाकी आप समय के साथ साथ उन्हें आगे बना बना के लिख सकते हैं। ठीक है, अब हमने पूरे जो तीन काल थे उनके बारे में बात कर ली, अब थोड़े से आगे बढ़ते हैं और कुछ पॉइंट्स को और देखते हैं। खाद्य उत्पादन का महत्व, नवपाषाण युग की विशेष लक्षण। ठीक है, नवपाषाण युग में हम खाद्य के बारे में कुछ चीजें हो गई या और चीजों की उनके बारे में बात करते हैं। तो नवपाषाण युग की अवधारणा की बात करें, नवपाषाण युग जिसे न्यूलिथिक युग भी कहा जाता है, मानव सभ्यता के विकास का महत्वपूर्ण चरण था। ठीक है, अभी तक देखिए पूरा पाषाण काल और मध्य पाषाण काल में लोगों ने इतनी डेवलपमेंट नहीं करी थी, परंतु नव पाषाण काल में आते ही लोगों ने क्या करा, क्रांति सी हो गई। ठीक है, नए नए औजारों का निर्माण किया जाने लगा, नई नई चीजों की खेती की जाने लगी, जानवरों का प्रयोग किया जाने लगा अलग अलग कामों के लिए। ठीक है, स्थायी निवास को और ज्यादा अच्छा किया गया। तो ये क्या था, ये समय पीरियड था जिसके अंतर्गत अच्छे से विकास हुआ था। आगे देखें, यह युग जो नवपाषाण काल का जो युग था वो 10,000 से 3,500 वर्ष ईसा पूर्व तक फैला हुआ है। इस अवधि में मानव ने स्थायी निवास, कृषि की शुरुआत, जो कि उसके जीवन यापन में महत्वपूर्ण बदलाव लाया था। ठीक है, 10,000 से 3,500 ईसा पूर्व तक ये समय फैला हुआ है, जिसके अंतर्गत लोगों ने क्या करा, कृषि के क्षेत्र में विकास किया, साथ के साथ जीवन यापन में स्थायी जो निवास है उसमें विकास किया। ठीक है, और काफी सारी चीजें उन सब में विकास किया था। नवपाषाण क्रांति के बारे में बात करते हैं थोड़ी सी, क्योंकि ये भी जरूरी है कि नवपाषाण क्रांति वह समय था जब मानव ने खाद्य संग्रहण से खाद्य उत्पादन की ओर कदम बढ़ाया। अब देखिए, खाद्य संग्रहण मतलब खाने योग्य चीजों को लोग स्टोर करके रखते थे नवपाषाण काल से पहले। स्टोर करने का मतलब कि वो जगह जगह से ढूंढ ढांड के वो चीजें लाए और उसके बाद उन्हें स्टोर किया, कुछ समय तक चली, खत्म हो गया तो फिर उन्होंने यही प्रोसेस किया। परंतु अब क्या हुआ, नवपाषाण क्रांति में खाद्य संग्रहण से लोग ट्रांसफर हुए खाद्य उत्पादन तक। अब उन्होंने सोचा कि हम लोग जब इस चीज को ढूंढ रहे हैं, क्यों ना हम इस चीज को अपने यहाँ पे ही उगाएं, ये भी जरूरी है। तो लोगों ने क्या करा, उस चीज को उगाना चालू किया, जिसमें पहले शुरुआत में हम कहीं की जंगली पौधों का प्रयोग किया जाता था उगाने के लिए, मतलब उगाए जाते थे। उसके बाद खाने योग्य अनाज जैसे गेहूं, जौ, ठीक है, ये चीजें उगाई जाने लगी। यह परिवर्तन धीरे धीरे हुआ, इसमें कृषि तथा पशुपालन शुरुआत में शामिल था। इस क्रांति का महत्व इसलिए भी है क्योंकि इसने समाज की संरचना और जीवन शैली में गहरा बदलाव लाया था। ठीक है, तो यही था कि लोग अभी तक चीजों को इकट्ठा करके अपना जीवन यापन कर रहे थे, परंतु अब लोग उस चीज को क्या कर रहे थे, अपने यहाँ पे ही उगा रहे थे, उत्पादन कर रहे थे। ठीक है, जिससे उनका जीवन और ज्यादा इजी हो गया था। साथ के साथ पशुपालन का जो सेक्टर है, ठीक है, उस सेक्टर में भी लोगों ने कई सारी चीजों में आगे विकास किया, नए नए जीवों को पाला, जानवरों को पाला, जो कि आगे जाके उनके यूज के थे। तो ये क्रांति का समय था।
फिर खाद्य उत्पादन की शुरुआत की बात करें तो नवपाषाण युग में मानव ने कृषि की शुरुआत की। पहले लोग जंगली अनाज और फलों को इकट्ठा करके जीवन मतलब जीवित रहते थे, लेकिन इस युग में उन्होंने खेती करना शुरू कर दिया था। गेहूं, जौ, चावल जैसी फसलों की खेती की जाने लगी। इन फसलों की खेती ने खाद्य सुरक्षा को बढ़ाया और लोगों को स्थायी निवास और स्थलों में बसाने में प्रेरित किया था। अब क्या हुआ कि लोगों को जब एक ही स्थान पर चीजें मिलने लगी थी, तो क्यों ही जाएंगे वो उस स्थान को छोड़कर किसी अन्य स्थान पर चीजों को ढूंढने के लिए। जरूरी चीज है। और बेसिक ये है कि अगर भाई मेरे को एक स्थान पर गेहूं चावल सब मिल रहा है खाने योग्य, तो मैं उन चीजों को ढूंढने के लिए किसी और स्थान पर क्यों जाऊंगा। तो इस चीज में खेती ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। ठीक है। अब जिससे क्या हुआ था, खेती करने की वजह से लोग स्थायी निवास भी कर रहे थे, एक ही स्थान पर बस के लंबे समय तक रह रहे थे। फिर पशुपालन की अगर हम बात करें, नवपाषाण युग में पशुपालन भी शुरू हुआ। लोगों ने गाय, बकरी, भेड़, सुअर जैसे जानवरों को पालना शुरू कर दिया था। ठीक है। पशुपालन ने लोगों को दूध, मांस, अन्य पशु मतलब पशु का जो चीजें हो गई, जैसे पशु ने कुछ चीज उत्पादन, पशु उत्पादन में जो चीजें होती थी वो भी यूज किया जाता था, साथ में पशुओं को यूज किया जाता था मांस के लिए भी। ठीक है। फिर औजार और उपकरणों की बात करें तो नवपाषाण युग में औजार और उपकरणों में भी महत्वपूर्ण सुधार आया। पत्थर के औजार को अधिक उन्नत और धारदार बनाया गया। कृषि के लिए हल, दरिंते, दराती, अन्य उपकरण का विकसित हुए, जिससे कृषि का कार्य भी सुरक्षित हुआ था। ठीक है। ऐसे ऐसे औजार बनेंगे जो कि कृषि के लिए यूज में आते थे, जैसे हल हो गया, फसल काटने के लिए दराती हो गई। ठीक है। इस प्रकार की चीजें जो औजार हैं इनको बनाया जाता था, जिसने कृषि के क्षेत्र में लोगों का जीवन ईजी कर दिया था। स्थायी निवास और गांव का विकास की बात करें तो खाद्य उत्पादन की प्रगति के साथ लोग स्थायी निवास स्थानों पर बसने लगे थे। ठीक है। जब लोगों को गारंटी मिल गई कि हाँ मेरे को इस स्थान पर खाने के योग्य तो चीजें मिलेंगी, तो वो क्यों ही जाएंगे। तो क्या हुआ, उनको श्योरिटी मिल गई कि भाई हम इस स्थान पर रहकर खेती करके अपना जीवन यापन कर सकते हैं, जिससे के साथ लोगों ने स्थायी निवास जो स्थल है उसमें बसने लगे। उन्होंने मिट्टी और पत्थर के घर बनाए। गांव का विकास हुआ, जहां लोग मिलजुल कर रहते थे और काम करते थे। इससे सामाजिक जीवन इससे सामाजिक संरचना और सांस्कृतिक में महत्वपूर्ण बदलाव आया था। सामाजिक संरचना की अगर हम बात करें तो नवपाषाण युग में सामाजिक संरचना भी विकसित हुई। लोगों ने एक साथ मिलकर कृषि के कार्य में सामूहिक रूप से काम करा। अभी तक कृषि करने से पहले क्या हो रहा था, लोग जाते थे, इकट्ठा कर रहा है चीजें, अपना जीवन यापन कर रहे हैं, सब भले ही साथ में रह रहे हैं, परंतु कोई कहें कि बहुत साथ में रहने की जो भावना थी वो बहुत स्तर तक नहीं थी। परंतु जब लोगों ने कृषि करना चालू करा, ठीक है, नवपाषाण युग में ये जो भावना है ये और ज्यादा विकसित हुई। लोगों ने कृषि करना चालू करा, साथ में शिकार करना भी साथ में चालू करा। तो क्या हुआ, सामूहिक रूप से रहने लगे और अपना जीवन यापन करने लगे। संपत्ति और संसाधन का संचय शुरू हुआ, जिससे सामाजिक स्तर पर वर्गों का विकास हुआ। अब देखिए, संपत्ति का और संसाधन का, इसी नवपाषाण काल के दौरान ही संपत्ति और संसाधन का संचय शुरू हुआ। संचय किसी व्यक्ति के पास ज्यादा है, किसी व्यक्ति के पास कम है, तो इससे समाज में जो स्तर है और वर्ग है उनका विकास शुरू हुआ। ठीक है, कि कोई उच्च वर्ग के है क्योंकि उनके पास काफी सारी चीजें हैं, कोई निच्च वर्ग का है क्योंकि उसके पास कम चीजें हैं, कम व्यवस्थाएं हैं। ठीक है, तो इस प्रकार के वर्गों की शुरुआत हो चुकी थी। धार्मिक और सांस्कृतिक विकास की बात करें तो लोग नवपाषाण युग में धार्मिक और सांस्कृतिक गतिविधियों का विकास हुआ। लोग प्राकृतिक शक्तियों का पूजा करने लगे और अपने धार्मिक अनुष्ठानों को करने लगे। मूर्तियां और धार्मिक स्थलों का निर्माण हुआ, जिससे उनके धार्मिक आस्थाएं प्रकट हुई। अब क्या हुआ, मूर्तियों का निर्माण किया जाने लगा। ठीक है, धर्म से रिलेटेड जो स्थल है उन स्थलों का निर्माण किया जाने लगा, ताकि उनकी जो धार्मिक आस्थाएं हैं वो प्रकट होने लगी। प्रकट का मतलब है कि भाई एक स्थान पर जाके वो लोग पूजा पाठ कर सकते हैं। इस प्रकार के स्थानों का निर्माण किया जाने लगा। तकनीकी और शिल्प का विकास, नवपाषाण युग में तकनीक और शिल्प कला का भी विकास हुआ। मिट्टी के बर्तन बनाने विकसित हुए, खाद्य संग्रहण के लिए और पकाने के लिए। ठीक है, बुनाई, कपड़ों का निर्माण, अन्य हस्तशिल्प का भी विकसित हुए, जो समाज की अवस्थाएं समाज की आर्थिक और सांस्कृतिक प्रगति में सहायक सिद्ध हुए। ठीक है, अब क्या, अभी तक क्या हो रहा था कि लोग मेनली ऐसे ही रह रहे थे जब तक उन्हें पता नहीं था कि उनका प्रयोग किस प्रकार किया जाता है, परंतु अब कपड़ों का निर्माण किया जाने लगा था। ठीक है, बुनाई की जो आप कहें कि हाथ से जो बुनाई की जाती थी वो चीज विकसित होने लगी थी। हाथ से बनाई जाने वाली चीजों का काफी ज्यादा स्तर पर प्रयोग किया जाने लगा था। ठीक है, नवपाषाण क्रांति का प्रभाव क्या रहा। नवपाषाण क्रांति ने मानव समाज की नींव रखी। कृषि और पशुपालन ने खाद्य उत्पादन को बढ़ाया, जिससे स्थायी निवास और गांवों का विकास हुआ था। ठीक है, ये जो क्रांति हुई नवपाषाण क्रांति, इसने मानव समाज की नींव रखी थी। नींव तो खैर बहुत पहले रखी जा चुकी थी, परंतु हम कहें कि एक एक स्टेप जब बढ़ते हैं तभी चीजें आगे रहती है। तो नवपाषाण की जो क्रांति थी वो एक काफी बड़ा स्टेप था मानव सभ्यता के अंतर्गत। ठीक है, कृषि और पशुपालन ने खाद्य उत्पादन को बढ़ावा दिया। ठीक है, कृषि
मतलब खेती करना, पशुपालन करना, खाद्य उत्पादन, खाने योग्य चीजों का बढ़ावा दिया गया इन चीजों से, जिससे गांव और स्थायी निवास को भी और ज्यादा बढ़ावा मिला। इस युग में तकनीकी और सामाजिक विकास ने भविष्य की सभ्यताओं की नींव रखी। ठीक है, अब ये समझ सकते हैं कि नवपाषाण काल की जो क्रांति थी, उसने ही आने वाली जो सभ्यताएं हैं, जो फ्यूचर में सभ्यताएं बनने वाली थी, उन सभ्यताओं की नींव रखी थी और मानव जीवन के विभिन्न पहलुओं में प्रगति को संभव बनाया था। ठीक है, यहाँ पे अब और कुछ चीजें बताई गई हैं, जैसे कि भारत में कृषि के प्रारंभ का पुनर्विवेचन, विकिरणवादी धारणा से स्वतंत्र विकास की और गमन और फलस्वरूप देश के विभिन्न भागों में खाद्य उत्पादन। ठीक है, अब बात करते हैं भारत के अंतर्गत कुछ चीजें हैं जिनके बारे में बात करना जरूरी है। तो देखते हैं कि पहला परिचय, भारत में कृषि के प्रारंभ का पुनर्विवेचन करते समय विकिरणवादी धारणा और स्वतंत्र विकास की ओर से गमन के जो पहलू है पर विचार आवश्यक है। कृषि के प्रारंभ का अध्ययन से यह स्पष्ट होता है कि भारत में कृषि के विकास स्वतंत्र रूप से हुआ और विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों में विभिन्न समूह पर प्रारंभ हुआ था। देखिए, इस मेन टॉपिक में यह बताया गया है कि भारत में कृषि का विकास किस प्रकार हुआ, कब हुआ, ठीक है, अलग अलग स्थानों पर अलग अलग समय पे हुआ था। तो मेनली ये जो आप कहें कि बुक है, ये मेनली भारत के इतिहास के बारे में हमें बताती है। ठीक है, तो किस प्रकार हम नवपाषाण काल के बारे में अगर हम बात कर रहे हैं, तो किस प्रकार जो खेती की शुरुआत है वो भारत में किस प्रकार हुई थी, इसके बारे में भी बात की जानी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बताया गया है कि खेती अलग अलग समय पर भारत में कृषि का विकास स्वतंत्र रूप से हुआ था, मतलब कोई दबाव नहीं था, किसी के द्वारा नहीं किया गया, स्वतंत्र रूप से लोगों ने अपने हिसाब से उस चीज को शुरू किया था और विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों में विभिन्न विभिन्न समय पर हुआ था। मतलब अलग अलग भारत के अलग अलग जगहों पे अलग अलग समय पे खेती की शुरुआत की गई थी। ऐसा नहीं है कि पूरे भारत में एक ही समय पे खेती की शुरुआत की गई हो। ठीक है, फिर आते हैं विकरणवादी धारणा। विकरणवादी धारणा क्या बताया गया कि अनुसार कृषि का विकास एक मुख्य केंद्र से हुआ और विभिन्न क्षेत्रों में फैलता गया। ठीक है, कुछ लोग ये मानते हैं, मतलब यहाँ पे लोगों के मानने की बात है। ठीक है, कि विकिरणवादी अवधारणा है, उसके अकॉर्डिंग क्या है कि एक सेंटर था जहां से कृषि का क्षेत्र या कृषि की शुरुआत हुई थी, परंतु समय के साथ साथ वो कृषि उसी क्षेत्र मतलब सेंटर से निकलकर अलग अलग क्षेत्रों में गई और उसके कारण कृषि का विकास हुआ था। इस धारणा के अंतर्गत यह माना जाता है कि कृषि का ज्ञान और तकनीकी एक स्थान से दूसरे स्थान पर प्रसारित हुआ था। ठीक है, इसमें ये जो धारणा है, इसमें क्या माना गया है, इसमें माना गया है कि कृषि का जो काम है वो भारत में एक केंद्र से शुरू हुआ और उसके बाद अलग अलग क्षेत्रों पर फैला था। परंतु एक और भावना है जो कि ये बताती है, क्या बताती है, स्वतंत्र विकास की और गमन। स्वतंत्र विकास की धारणा के अनुसार विभिन्न क्षेत्रों में कृषि का विकास स्वतंत्र रूप से हुआ था, किसी भी प्रकार का व्यक्ति का हाथ नहीं था उसमें। ठीक है, जब लोगों को लगा कि हमें कृषि की शुरुआत कर देनी चाहिए या फिर लोगों को लगा कि हमें कृषि के बारे में उनको जानकारी हुई है, तो उन्होंने कृषि की आवश्यकता मतलब शुरुआत जो है वो कर दी थी। ऐसा नहीं है कि एक सेंटर से ये सारी चीजें गई हैं या फिर किसी व्यक्ति ने जाके उन्हें समझाया, इस प्रकार की नहीं माना जाता। ठीक है, स्वतंत्र विकास की और जो गमन की जो धारणा है, उसमें लोग मानते हैं कि लोगों ने अलग अलग समय पर अलग अलग भारत के क्षेत्रों में क्या करा था, कृषि की शुरुआत की थी। इसका अर्थ है कि प्रत्येक क्षेत्र में स्थानीय परिस्थितियां और संसाधनों के आधार पर कृषि का विकास हुआ। ठीक है, इस धारणा के अंतर्गत यह माना जाता है मेनली कि जिस क्षेत्र में कृषि की व्यवस्थाएं सुविधाएं ज्यादा थी या फिर जल्द मिली थी लोगों को, वहां पे लोगों ने उन चीजों को कृषि को शुरू कर दिया था। ठीक है, तो परिस्थिति और संसाधन के अकॉर्डिंग भारत के क्षेत्रों में कृषि का विकास हुआ। इस धारणा में भारत के विभिन्न भागों में कृषि के प्रारंभ का अध्ययन किया गया और यह पाया गया कि भारत में कृषि का विकास एक स्वतंत्र प्रक्रिया थी। ठीक है, भारत में कृषि का जो विकास था वो एक स्वतंत्र प्रक्रिया थी, किसी भी प्रकार का उस पर हम कहें कि किसी व्यक्ति ने आके उन्हें नहीं सिखाया था। ठीक है, देश के विभिन्न भागों में खाद्य उत्पादन, मतलब भारत जो देश है उसके अलग अलग क्षेत्रों में खाद्य उत्पादन के बारे में बात करें तो भारत के विभिन्न भागों में खाद्य उत्पादन का विकास अलग अलग मतलब भिन्न भिन्न समूह पर जो हुआ और मुख्यतः स्थानीय जलवायु, भौगोलिक स्थिति और उपलब्धता संसाधनों पर निर्भर था। ठीक है, खाद्य उत्पादन, खाने योग्य जो चीजों का उत्पादन था वो अलग अलग समय पर अलग अलग परिस्थितियों में हुआ था। ठीक है, जैसे कि हो सकता है भारत के किसी क्षेत्र में जलवायु, भौगोलिक स्थिति सही थी तो वहां पे खेती की जल्दी शुरू हो गई थी, परंतु भारत के कुछ क्षेत्रों में तो ऐसा नहीं था।
जैसा कि हम वर्तमान समय में भी देख सकते हैं कि पूरे भारत में एक ही जैसा जलवायु परिवर्तन, जलवायु थोड़ी रहता है। अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार की चीजें रहती है। किसी क्षेत्र में खेती किस समय में की जाती है, किसी क्षेत्र में किस समय पे, तो सेम इसी प्रकार की इसमें भी माना गया है कि भारत में अलग अलग क्षेत्रों पर अलग अलग समय पर खेती की गई और खाद्य योग्य चीजों का उत्पादन किया गया था। अब देखते हैं इनके बारे में कि सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता की अगर हम बात करें, सिंधु घाटी सभ्यता के दौरान, जो कि लगभग 2500 से 1500 ईसा पूर्व के दौरान फैली हुई है, में कृषि का व्यापक विकास हुआ। इस क्षेत्र में गेहूं, जौ और अन्य फसलों की खेती हुई थी। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता में जो कृषि का व्यापक, मतलब कृषि का व्यापक विकास, मतलब बहुत बड़े स्तर पर विकास हुआ था। लोग छोटे स्तर पर खेती नहीं कर रहे थे। ठीक है, और इसके दौरान गेहूं, जौ और अन्य खाने योग्य जो फसलें हैं उनका जो उत्पादन है वो किया गया था। फिर गंगा घाटी की बात करें तो गंगा घाटी में कृषि का प्रारंभ लगभग 2000 से 1500 ईसा पूर्व माना जाता है। ठीक है, कोई फिक्स टाइमलाइन कभी भी नहीं होती, परंतु यह है कि हम एक बहुत बड़ा समय बता देते हैं कि इस समय के दौरान ये चीजें हुई थी। तो गंगा घाटी के अंतर्गत ये बताया गया है कि लगभग 2000 से 1500 ईसा पूर्व के दौरान वहां पे कृषि शुरू हुई थी। इस क्षेत्र में धान की खेती मुख्यतः रूप से हुई, मतलब चावल की खेती, जो धान की खेती है वो मुख्यतः इस क्षेत्र में की गई थी। फिर दक्षिण भारत की अगर हम बात करें तो दक्षिण भारत में कृषि का विकास स्वतंत्र रूप से हुआ। यह मुख्यतः मोटा अनाज और अन्य फसलों की खेती की जाती थी। भारत का जो दक्षिणी हिस्सा है वहां पे कृषि का विकास एकदम स्वतंत्र रूप से हुआ था। ठीक है, किसी भी प्रकार का ऐसा नहीं है कि दक्षिण से कोई आई हो कि आप खेती कर लीजिए, इस प्रकार की चीजें नहीं थी। ठीक है, स्वतंत्र रूप से हुआ। जब लोगों को लगा कि हमारे पास सही जलवायु, सही परिस्थिति है, हम खेती कर सकते हैं, तब लोगों ने इस चीज को किया। वहां पे मुख्यतः मोटा अनाज और अन्य प्रकार की खेती की जाती थी। पूर्वोत्तर भारत के जो पूर्वोत्तर का हिस्सा है उसमें बात करें तो पूर्वोत्तर भारत में कृषि का विकास स्वतंत्र रूप से हुआ, सेम जैसे कि दक्षिण भारत में हुआ था। यहाँ की भौगोलिक स्थिति और जलवायु के कारण धान और अन्य फसलों की खेती की जाती थी। ठीक है, तो ये जो 4 पॉइंट्स हैं ये है मुख्यतः अपने अपने समय के अकॉर्डिंग। ठीक है, भारत में इस समय पे अलग हुआ, इस समय पे अलग हुआ, इसके बाद इस समय पे और इस समय पे अलग अलग समय पे अलग अलग क्षेत्रों में क्या हुई, खेती हुई थी, खेती की शुरुआत हुई थी। फिर बात करें नवपाषाण संस्कृति का प्रादेशिक वितरण। ठीक है, उत्तर पश्चिम भारत की अगर हम बात करें, उत्तर पश्चिम भारत में नवपाषाण संस्कृति के कई महत्वपूर्ण स्थल पाए गए हैं। ठीक है, हम बात करें कि भाई नवपाषाण क्रांति से या फिर नवपाषाण काल से रिलेटेड जो स्थल है वो भारत में कहाँ कहाँ मिले हैं, तो अभी हम उत्तर पश्चिम की बात कर रहे हैं तो वहां पे काफी सारे स्थल मिले हैं। इन क्षेत्रों में हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जैसे प्रसिद्ध स्थल का विकास हुआ। यहाँ यह क्षेत्र विशेष रूप से सिंधु घाटी सभ्यता के लिए प्रसिद्ध है, जहां उन्नत नगर नियोजन, पक्की इमारतें, विकसित जल विकास प्रणाली देखी गई। यह मुख्य विशेषता है। अब देखिए, ठीक है, उत्तर पश्चिम भारत में अगर हम बात करें, उत्तर पश्चिम भारत में दो भारत की जो हम कहें या फिर दो सबसे बड़ी सभ्यता, मतलब जो बड़ी सभ्यताएं, सबसे बड़ी तो नहीं है, बड़ी सभ्यताएं हड़प्पा और मोहनजोदड़ो वहीं पे विकसित हुई है। ठीक है, उसके बाद इस क्षेत्र में अच्छी चीजें देखने को मिलती है, जैसे कि उन्नत नगर नियोजन, एक अच्छे प्रकार का नगर नियोजन, पक्की इमारतें, विकसित जल प्रणाली, ठीक है, निकासी प्रणाली, ये सारी चीजें देखने को मिलती है। अब हम बात करें इनकी विशेषताओं के बारे में तो कृषि और पशुपालन, यहाँ के लोग कृषि और पशुपालन में जुड़े हुए थे। उत्खनन, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, चंदू और कई अन्य स्थलों पर उत्खनन कार्य होता था। सांस्कृतिक तत्वों की बात करें तो यहाँ पर तांबे, कांस के उपकरण, मिट्टी के बर्तन और सील जो मुद्राएं हैं मिली हैं। ठीक है, तो ये उत्तर पश्चिम में जो क्षेत्र पाए गए हैं ये उनकी विशेषताएं हैं। ठीक है, उत्तर भारत की अगर हम बात करें तो उत्तर भारत में नवपाषाण क्रांति के अवशेष व्यापक रूप से वितरित है। ठीक है, नवपाषाण क्रांति जो उत्तर भारत है उसमें नवपाषाण संस्कृति से, या फिर हम कहें कि उस क्षेत्र नवपाषाण काल के, देखिए यहाँ पे संस्कृति है, मैं कभी कभार उसमें क्रांति भी कह दे रहा हूँ, तो इसका यही समय लाइन है कि नवपाषाण समय से जुड़ी जो भी चीजें हैं उनके बारे में हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। ठीक है, तो नवपाषाण संस्कृति के अवशेष व्यापक रूप से वितरित है उत्तर भारत के अंतर्गत। यहाँ पर मुख्य रूप से मृत भांड, हस्त निर्मित औजारों के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, मुख्य स्थल क्या क्या है, मुजरहोम, गुफकरल, लोअर माइनर, ठीक है, लोअर माइनर, ये सारी चीजें मुख्य स्थल है। फिर संस्कृति की बात करें, संस्कृति की, यहाँ के लोग कृषि और पशुपालन के साथ साथ मछली पकड़ने में भी जुड़े हुए थे। ठीक है, अभी तक ऊपर वाले में क्या था, लोग कृषि करते थे, पशुपालन करते थे, परंतु यहाँ के लोग, उत्तर भारत के लोग फिर मछली पकड़ने में भी जुड़ने लगे। उत्खनन की बात करें तो कई प्रमुख स्थल जैसे बुजरहोम हो गया, गुफकरल हो गया, ठीक है, में उत्खनन कार्य होता था जहां पर बड़ी मात्रा में मृत भांड
औजार मिले हैं। ठीक है, मध्य भारत की बात करें तो मध्य भारत में नवपाषाण संस्कृति के अवशेष मिले हैं। यहाँ के पत्थर के औजार का प्रमुखता से उपयोग किया जाता था। ठीक है, यहाँ पे क्या होता था, पत्थर के जो औजार हैं उनको बहुत बड़े स्तर पर यूज किया जाता था। ठीक है, मुख्य स्थल क्या है, भीमबेटका और नवदटोली। ठीक है, नवटोली। फिर संस्कृति की अगर हम बात करें, यहाँ के लोग शिकार संग्रह और कृषि के क्षेत्र से जुड़े हुए थे। ठीक है, मध्य भारत में लोग क्या करते थे, कृषि करते थे बहुत बड़े स्तर पर, साथ के साथ जो शिकार है उसको करके अपना खाने योग्य चीजों को संग्रहण करते थे। उत्खनन की बात करें तो भीमबेटका की गुफाओं में कई प्राचीन चित्र और जो औजार हैं वो मिले हैं। फिर ठीक है, फिर हम बात करें मध्य गंगा घाटी की, तो मध्य गंगा घाटी नवपाषाण काल के दौरान महत्वपूर्ण स्थल रही है। यहाँ के लोग कृषि पशुपालन में मुख्यतः संलग्न थे। ठीक है, देखिए ऐसे क्षेत्र जो कि घाटी के आसपास के क्षेत्र हैं जहाँ पे पानी की अच्छी व्यवस्था थी, पानी अच्छे स्तर पर उपलब्ध था, वहां पे खेती एक, आप कह सकते हैं कि न्यून बेसिक चीज बन गई थी कि लोगों ने खेती करना आरंभ कर दिया था। तो आप जब भी घाटी के क्षेत्र की बात करेंगे ना, वहां पे कृषि के क्षेत्र की और पशुपालन के बारे में आप बात कर सकते हैं। ठीक है, कृषि पशुपालन आप वहां पे कर सकते हैं, आपको ये पॉइंटों को याद रखना है। ठीक है, मुख्य स्थल क्या था, जब हम गंगा घाटी की बात करें, मध्य गंगा घाटी की, तो सिरांद ये हो गए या फिर सुतकंद गोद्रो हो गए। ठीक है, फिर संस्कृति की बात करें तो कृषि और पशुपालन की प्रारंभिक विधियां यहाँ पे पाई गई हैं। ठीक है, कृषि या फिर पशुपालन की जो शुरुआती विधियां किस प्रकार से की जाती थी वो चीजें यहाँ पे पाई गई हैं। उत्खनन की बात करें तो चरंद में कई मृदभांड और औजार मिले हैं जो यहाँ की उन्नत संस्कृति की को दर्शाते हैं। पूर्वी भारत की अगर हम बात करें, ठीक है, भारत के पूर्व क्षेत्र की, तो नवपाषाण संस्कृति में महत्वपूर्ण स्थल यहाँ पे भी है। ठीक है, यहाँ पे कृषि और मछली पकड़ने में विकास होता था। यहाँ पे मेनली कृषि और मछली पकड़ने में क्या किया जाता था, विकास था। ठीक है, मुख्य स्थल की अगर हम बात करें तो ढेकी वालाजी, ठीक है, सरतराऊ, ये जो दो स्थल हैं ये इनके लिए महत्वपूर्ण माने जाते हैं पूर्वी भारत के लिए। ठीक है, फिर संस्कृति की अगर हम बात करें, यहाँ के लोग कृषि और मछली पकड़ने और शिकार करने में संलग्न थे। उत्खनन की बात करें तो डिक्यूलाजी, डिक्यूजली और सौतर में उत्खनन कार्य से मिट्टी के बर्तन और औजार मिले हैं। ठीक है, उत्खनन का मतलब कि आप कहते हैं कि खोदबीन करके या फिर गुफाओं में छानबीन करके जो चीजें मिलती थी उसके बारे में बात की जा रही है। तो उत्खनन में यहाँ पे मिट्टी के बर्तन मिले हैं, औजार मिले हैं। पूर्वोत्तर अगर हम भारत की बात, सॉरी उत्तर पूर्व की अगर हम भारत की बात करें, ठीक है, तो ये भी एक महत्वपूर्ण स्थल रहे हैं। ठीक है, मतलब पूरे भारत के अंतर्गत, पूरे भारत के हर एक क्षेत्र में हम कहें नवपाषाण काल ने अपना या नवपाषाण संस्कृति ने अपना छाप छोड़ी है। तो उत्तर पूर्वी भारत में नवपाषाण संस्कृति के स्थल कृषि और मछली पकड़ने के लिए प्रसिद्ध थे। गोर हिल्स हो गए, मणिपुर हो गए, ये जो जो इंपॉर्टेंट प्लेसेस हैं। उसके बाद संस्कृति की बात करें तो कृषि और मछली पकड़ने प्रमुखता दी गई थी। यहाँ उत्खनन में गोर हिल्स और मणिपुर में उत्खनन कार्य में महत्वपूर्ण अवशेष मिले हैं। फिर ठीक है, दक्षिण भारत की बात करते हैं। दक्षिण भारत में नवपाषाण संस्कृति का जो विशेष महत्व रहा है, यहाँ के लोग कृषि पशुपालन मछली पकड़ने में संलग्न थे। ठीक है, यहाँ के लोग क्या करते थे, कृषि करते थे, पशुपालन करते थे और मछली पकड़ते थे। ठीक है, मुख्य स्थल क्या था, ब्रह्मगिरी या फिर टिंगपल्ली, ये जो जगह हैं ये महत्वपूर्ण रही है। फिर संस्कृति की बात करें तो यहाँ पे खेती और पशुपालन करा करते थे। ठीक है, ब्रह्मगिरी और टिंगपल्ली में उत्खनन कार्य से काफी ज्यादा जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो यहाँ पे मिली हैं। ठीक है, तो ये था आपका यूनिट 2, जिसमें हमने जितने भी टॉपिक्स आपके बुक में थे वो सारे के सारे कवर अप करे हैं। आपको क्या करना है, 1 से 2 बार इस वीडियो को देखना है, बिकॉज हो सकता है एक बार में आपको काफी सारे पॉइंट ना समझ में आए, बट आप सेकंड वीडियो में जब इसको दूसरी बार देखेंगे तो आपके जो पॉइंट्स है वो क्लियर होते चले जाएंगे। ठीक है, और अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, आपको लग रहा है कि नोट्स पे कुछ भी गलती है या फिर आपको कोई भी सजेशन हो गया, टॉपिक हो गया, फीडबैक हो गया, आप प्लीज हमें जरूर दीजिए। ठीक है, ये था आपका यूनिट 2, जिसमें हमने सारे के सारे पॉइंट, जो यूनिट 2 के पार्ट 2 में हमने जितने भी बचे हुए टॉपिक्स थे उन सबको हमने कवर अप किया है। वीडियो आपको कैसी लगी आप जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, जितना हो सके वीडियो को शेयर करें। और आखिर में आकर आप हमारे ये जो इंस्टाग्राम हैंडल है इसको ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। टेलीग्राम के 2 ग्रुप्स हमारे अवेलेबल हैं, आप जाके दोनों में से किसी को भी ज्वाइन करिए। आपको वीडियो रिलेटेड, कंटेंट रिलेटेड सारी डिटेल्स वहाँ पे मिलेंगी, नोट्स रिलेटेड भी डिटेल्स आपको वहाँ पे अवेलेबल करवाई जाएंगी। चैनल आप हमारा सब्सक्राइब करके जाइए अपकमिंग वीडियोस के लिए। वीडियो एग्जाम से पहले हम सारी की सारी बुक कवर अप करा देंगे आपकी, तो आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। साथ के साथ हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी तैयार कर लिए हैं। ठीक है, नोट्स के साथ साथ तो आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी कवर अप कराएंगे, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके जाइए। नोट्स चाहिए आपको, नोट्स आपको हमारी वेबसाइट पर अवेलेबल है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है।
है, आप जाके देख सकते हैं। अदरवाइज आपको इंटरनेट पे द लर्नर्स कम्युनिटी डीयू एसवेयर एनसी वेब नोट्स लिखना है, आपको नोट्स की वो वहाँ पे भी ऑप्शन मिल जाएगा। ठीक है, साथ में आप हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं द लर्नर्स कम्युनिटी। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है आपके लिए, अगर आपने अभी तक इस ऐप को डाउनलोड नहीं करा है, बिकॉज अगर आप फर्स्ट सेमेस्टर में हैं तो आपके लिए ऐप बहुत यूजफुल है। ऐप के अंतर्गत आपको बहुत सारी चीजें देखने को मिलेंगी, आपको नोट्स देखने को मिलेंगे, कॉलेज अपडेट्स देखने को मिलेंगे, सिलेबस हो गया, स्टडी मटेरियल हो गया, सबका सब हमारे ऐप के अंतर्गत अवेलेबल है। आप जाके एक बार ऐप को डाउनलोड करिए, चेकआउट करिए। अगर आपका ऐप के बारे में कोई भी फीडबैक है, ऐप में जाइए, प्ले स्टोर पे जाके आप अपना फीडबैक लिखिए, हम उस ऐप के लिए जो भी आपका फीडबैक होगा उस चीज को करेंगे। ठीक है, तो ऐप को डाउनलोड करिए। आप ऐप आपके लिए ही बनाया गया है क्योंकि आपके लिए ये यूजफुल है। ठीक है, आप अपने 4 साल इस ऐप को रखिए। ठीक है, जितने भी नोट्स होंगे हम ऐप पे भी फ्री ऑफ कॉस्ट, नोट्स जो है वो आपको ऐप पे फ्री ऑफ कॉस्ट मिलते हैं। ठीक है, आप नोट्स को डायरेक्टली ऐप के अंतर्गत ही पढ़ सकते हैं, एग्जाम रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर विजिटिंग ऑन माय चैनल गाइस।